डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट थर्ड के इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व कक्षाओं में हम अध्ययन कर रहे थे संरक्षण के पक्ष में तर्क। संरक्षण के अब तक हमने पढ़ा कि संरक्षण के पक्ष में तर्क को 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें आपके आर्थिक तर्क, गैर आर्थिक तर्क और मिथ्या तर्क। हमने पिछली कक्षा में आर्थिक तर्कों को पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था आर्थिक तर्कों में शिशु उद्योग का तर्क, उद्योग में विविधता का तर्क, रोजगार वृद्धि का तर्क, आय का तर्क, राष्ट्रीय संसाधनों के संरक्षण का तर्क आदि का हमने अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे गैर आर्थिक तर्क। गैर आर्थिक तर्क माने कुछ अर्थशास्त्री संरक्षण के पक्ष में तर्क देते हैं। उनमें गैर आर्थिक तर्कों में पहला तर्क है सुरक्षा का तर्क। मानी सुरक्षा के दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि कुछ उद्योगों को देश में संरक्षण प्रदान किया जाए। मानी इसके तर्क देने वाले अर्थशास्त्री कहते हैं कि सैन्य शक्ति के उद्योग को बिना संरक्षण के जीवित नहीं रखा जाता, यदि उसे हम पूर्ण संरक्षण हमको देना चाहिए। मानी यहाँ पर सुरक्षा के पक्ष में तर्क का तात्पर्य है कि ऐसे उद्योग धंधे जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उन उद्योग धंधों को सरकार के द्वारा पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। जैसे रक्षा उपकरण से संबंधित उद्योग धंधे। मानी यहाँ पर एडम स्मिथ ने कहा कि समृद्धि से सुरक्षा अच्छी है। एडम स्मिथ ने क्या बताया कि समृद्धि से सुरक्षा अच्छी है। मानी जब तक देश की सुरक्षा पंक्ति मजबूत नहीं होगी, तब तक वह देश उन्नति नहीं कर सकता। मानी उन्नति के लिए पहले सुरक्षा को प्राथमिकता दी। और यदि कोई देश सुरक्षा सामग्री के लिए विदेशों पर निर्भर रहता है, तो वह उस देश के लिए संकट की स्थिति होती है, उस देश की सुरक्षा के लिए गलत होता है। यदि संकट काल में उसे सहायता नहीं मिलती, या दोनों देशों में मान लो कोई राजनीतिक मतभेद हो जाए, तो उस स्थिति में हम उस देश से रक्षा उपकरण नहीं खरीद सकते और देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमको देश की सुरक्षा पर आधारित जो उद्योग धंधे हैं, उन्हें हमें संरक्षण देना आवश्यक है। नेक्स्ट है देशभक्ति का तर्क। राष्ट्रीय भावना या स्वदेशी भावना के आधार पर भी संरक्षण का समर्थन किया जाना चाहिए। यहाँ पर देशभक्ति से तात्पर्य यह है कि भारत में तैयार हुए या भारत में बने हुए माल को ही हमें खरीदना चाहिए। यदि हम भारत में बने हुए ही माल को खरीदेंगे तो हमारे उद्योग धंधों को बल मिलेगा और लोगों को, यदि वो उद्योग धंधे ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। मानी प्रत्येक देश को अपने देश में बनी वस्तुओं का ही उपभोग करना चाहिए। इस दृष्टि से संरक्षण की नीति को अपनाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है आपके आत्मनिर्भर का तर्क। संरक्षण के पक्ष में एक तर्क ये भी दिया जाता है कि किसी भी देश को आवश्यक वस्तुओं के लिए अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम आवश्यक वस्तुओं के लिए भी दूसरे देश पर निर्भर रहेंगे तो देश में जब संकट काल की स्थिति आएगी तो उस समय हमारे लिए वो खतरनाक सिद्ध हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमको आत्मनिर्भर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके विशिष्ट वर्गों अथवा व्यवसायियों की सुरक्षा। मानी सरकार को चाहिए कि विशिष्ट वर्ग या व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए भी हमको संरक्षण प्रदान करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र में किसानों की सुरक्षा के लिए हमें उन्हें संरक्षण देना चाहिए, क्योंकि यदि हम विदेशों से सस्ती दर पर अनाज खरीदेंगे
तो हमारे जो घरेलू कृषक है, हमारे देश के जो किसान हैं, उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हाँ हाँ। तो हमें चाहिए कि हम विदेशों से जो आयातित अनाज है उस पर भारी मात्रा पे कर लगाए, जिससे कि उसकी कीमत अधिक हो जाए और हमारे कृषकों को उससे फ़ायदा मिले। नेक्स्ट है बदले की भावना। कुछ विचारकों का मत है कि यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से स्वतंत्र व्यापार की नीति अच्छी हो सकती है, परंतु यदि कोई देश चारों ओर से ऐसे देशों से घिरा हुआ है जिन्होंने प्रशुल्क की दीवारें खड़ी कर दी, तो स्वतंत्र व्यापार की उदार नीति अपना सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में स्वतंत्र व्यापार देश को नुकसान में रखेगा तथा एक पक्षीय स्वतंत्र व्यापार हानिकारक होगा। तो ऐसी स्थिति में उस देश को ये चाहिए कि वह भी प्रतिक्रियात्मक मानी उसके प्रतिक्रियात्मक के रूप में भारी मात्रा पर प्रशुल्क लगाए और अपने देश को वो संरक्षण प्रदान करे। ये तो थे गैर आर्थिक तर्क। अब तीसरा है आपका सी है मिथ्या तर्क। मिथ्या तर्क में हम लेते हैं पहला सस्ते श्रम का तर्क। संरक्षण के पक्ष में ये तर्क दिया जाता है कि सापेक्ष के रूप से ऊंचे घरेलू मजदूरों के स्तर को विदेशी सस्ते श्रम से संरक्षण प्रदान किया जाए। यानी इसमें ये बताया गया है कि घरेलू जो मजदूरी का स्तर काफ़ी ऊंचा होता है, उसको विदेशी सस्ते श्रम से संरक्षण प्रदान किया जाए। और यदि विदेश में सस्ते श्रम से कोई वस्तु का उत्पादन होगा तो उसकी लागत भी कम आएगी, और लागत कम होगी तो उसकी कीमत भी कम होगी। तो इस वजह से हमको विदेशी सस्ते श्रम से भी हमको संरक्षण प्रदान करना है। नेक्स्ट आपके लागतों की समानता का तर्क। इस तर्क के आधार पर प्रशुल्क का समर्थन इसलिए किया जाता है ताकि देश को विदेश में उत्पादन लागत समान हो। मानिए अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि विदेश में यदि सस्ते श्रम है और देश में महंगे श्रम है, मानी मजदूरी ऊंची है, तो देश में तैयारी की गई वस्तु की लागत ऊंची आएगी और मार्केट में उसकी कीमत भी ऊंची होगी। और विदेश में यदि किसी वस्तु का उत्पादन सस्ते श्रम से किया जाता है तो उसकी उत्पादन लागत कम होगी और बाजार में उसकी कीमत कम होगी। तो ऐसे स्थिति में उसकी उनमें दोनों देशों में लागतों की समानता के लिए चाहिए कि जो विदेश से जो सस्ता माल जो हमारे देश में आता है उस पर टैक्स लगाया जाए, प्रशुल्क लगाया जाए, जिससे दोनों प्रकार की वस्तुओं की कीमतें समान हो जाए। नेक्स्ट है घरेलू बाजार के संरक्षण का तर्क। इस तर्क का आधार यह है कि यदि एक देश के निर्माण उद्योग को संरक्षण दिया जाता है तो इससे औद्योगिक श्रम की क्रय शक्ति बढ़ेगी और घरेलू बाजार का विस्तार होगा। यदि हम घरेलू बाजार को संरक्षण देंगे तो इससे औद्योगिक श्रमिकों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और यदि क्रय शक्ति बढ़ेगी तो घरेलू बाजार का विस्तार होगा। नेक्स्ट है खतरे के बिंदु का तर्क। संरक्षण के पक्ष में दिए गए इस तर्क का आधार यह है कि बड़ी मात्रा में आयात कर लगाया जाना चाहिए ताकि देश के उद्योग संकट में न फंस जाए। यदि कम मात्रा में आयात कर लगाया जाए तो आयात की मात्रा बढ़ेगी, जिससे देश के विशिष्ट उद्योगों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। खतरे के बिंदु के तर्क में उन्होंने बताया कि यदि हम कम मात्रा में यानी नीची दर पर यदि हम प्रशुल्क लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में आयातों की मात्रा बढ़ेगी। अब हमको आयातों को हतोत्साहित करने के लिए, आयातों को रोकने के लिए, हमारे विशिष्ट उद्योगों को खतरे से बचाने के लिए हम इन पर आयातित वस्तुओं पर भारी मात्रा में प्रशुल्क लगाएंगे, जिससे कि हमारे घरेलू उद्योग धंधों को संरक्षण प्रदान हो। नेक्स्ट है आपके सौदेबाजी का तर्क। सौदेबाजी के तर्क में ये कहा जाता है कि यदि देश के पास आयात कर का आधार है तो इसका प्रयोग अन्य देशों से सौदेबाजी अथवा प्रशुल्क रियायत देने के लिए किया जा सकता है। यदि देश में आयात कर नहीं है
तो वह अन्य देशों को प्रशुल्क रियायतों के बदले कुछ नहीं दे सकता। ये तो थे संरक्षण के पक्ष में तर्क। अब हम पढ़ेंगे संरक्षण के विपक्ष में तर्क। यानी कि अब तक हमने ये पढ़ा कि संरक्षण से एक देश की अर्थव्यवस्था को क्या क्या फायदा होता है, क्या क्या लाभ होता है। अब हम अध्ययन करेंगे कि संरक्षण से एक देश को क्या क्या हानि होती है, अर्थात संरक्षण के विपक्ष में तर्क पढ़ेंगे, जिसमें पहला अयोग्य तथा अकुशल उद्योगों को बढ़ावा। अयोग्य तथा अकुशल उद्योगों को बढ़ावा मानी संरक्षण की नीति के कारण कई बार अर्धकुशल और दुर्बल उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिल जाता है, जो देश के उद्योगों पर भार होता है, और संरक्षण को हटाते ही उनके दुर्बल पैर विदेशी प्रतियोगिता को झेलने में असमर्थ होते हैं और परिणाम स्वरूप उद्योगों का विनाश हो जाता है। मानी कुछ ऐसे अयोग्य या अकुशल उद्योग धंधे होते हैं जो केवल प्रोत्साहन पर, सरकारी संरक्षण पर ही आधारित होते हैं। यदि सरकार इन पर जो प्रोत्साहन राशि है, जो अनुदान राशि है, अर्थात जो संरक्षण दिया जा रहा है, उसको हटा दे तो ये उद्योग धंधे तहस नहस हो जाते हैं। नेक्स्ट है संरक्षण को हटाना कठिन। यानी किसी उद्योग को यदि एक बार हम संरक्षण दे देते हैं तो उद्योगपति अपने स्वार्थवश उसे आवश्यक न होने पर भी बनाए रखने का प्रयत्न करता है। यानी एक बार किसी उद्योगपति के सरकार के आर्थिक सहायता की यदि उसके लालच बन जाती है तो वह उसे हटाने का प्रयास नहीं करता। नेक्स्ट है उपभोक्ता को हानि। यानी जब देश में संरक्षण का नाम पर अकुशल उद्योगों को बढ़ावा मिलता है तो इसका सीधा और नकारात्मक प्रभाव उपभोक्ता पर पड़ता है, क्योंकि उपभोक्ता को न केवल ऊंची कीमत पर वस्तु मिलती है बल्कि घटिया प्रकार की वस्तु भी वो खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार का संकुचन। यदि हम आयातों पर प्रतिबंध लगा देंगे तो विदेशी व्यापार कम हो जाएगा और जिससे दो देशों में आयात निर्यात की मात्रा कम हो जाएगी। नेक्स्ट है विशिष्टीकरण के विरुद्ध। हमने पीछे पढ़ा था रिकार्डो के तुलनात्मक लाभ सिद्धांत में कि जिस देश को जिस वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ प्राप्त है वह देश उस वस्तु का ही विशिष्टीकरण प्राप्त करता है और उस वस्तु का ही उत्पादन करता है। लेकिन संरक्षण की नीति के द्वारा जो तुलनात्मक लाभ पर आधारित वस्तु है उसका विशिष्टीकरण नहीं हो पाता, उसका उत्पादन स्तर नहीं बढ़ पाता, जिससे भी एक देश को हानि होती है। नेक्स्ट है उद्योगों में शिथिलता। संरक्षण मिलने से उद्योगों में शिथिलता आ जाती है, ढिलाई आ जाती है। विदेशी प्रतियोगिता के समाप्त हो जाने के कारण उद्योगपति लापरवाह बन जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि व्यवहार में कि यदि किसी फर्म का कोई कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, कोई प्रतियोगी नहीं होगा तो वो आलसी हो जाएगा, कामचोर हो जाएगा, क्योंकि उसको डर नहीं है। वो जानता है कि मैं ही इस वस्तु का केवल उत्पादक हूँ और बाज़ार में इसका कोई प्रतियोगी नहीं है, तो वो अपना मनचाहे निर्णय करेगा, उसमें ढिलाई आ जाएगी। नेक्स्ट है धन का असमान वितरण। संरक्षण प्रदान करने से उद्योगपतियों को और भी अधिक लाभ होता है। ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जिसका भुगतान सामान्य करदाता एवं गरीब व्यक्तियों को करना पड़ता है। इस प्रकार संरक्षण की नीति के कारण अमीर और अधिक अमीर हो जाता है और गरीब और अधिक गरीब हो जाता है, मानी आर्थिक असमानता बढ़ती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मनमुटाव। अब यदि हम किसी देश की आयातित वस्तुओं पर यदि हम टैक्स लगाते हैं, प्रशुल्क लगाते हैं, तो उस देश से हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं, आपसी मनमुटाव बढ़ जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में यदि हम अमेरिका से कोई वस्तु का आयात करते हैं और उस पर हम यदि टैक्स लगा दें तो अमेरिका हमारे देश के प्रति नाराज़ हो जाएगा। जैसे वर्तमान दौर में हम देख रहे हैं जो चीन से जो वस्तु को हम आयात करते हैं उनको रोकने के लिए सरकार कई प्रकार के प्रतिबंध लगाती है, कई प्रकार के टैक्स लगाती है, जिससे दोनों देशों के बीच में मनमुटाव पैदा होता है। नेक्स्ट है राजनीतिक भ्रष्टाचार। चूँकि संरक्षण उद्योगपतियों को लाभ होता है, अतः वे सरकारी कर्मचारियों और
राजनीतिकों को रिश्वत देकर संरक्षण प्राप्त करते हैं। मानी कई बार क्या होता है कि अपनी जो विदेशी व्यापारी होते हैं वो अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए उन देश के जो राजनीतिज्ञ है, जो अधिकारी हैं, उनको पैसे देके भ्रष्टाचार के आधार पर अपनी वस्तु को वो बेच देते हैं। नेक्स्ट है एकाधिकारी संघों की स्थापना। संरक्षण से विदेशी प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है और एकाधिकारी संघों की स्थापना होती है, मोनोपोली को जन्म देता है। नेक्स्ट है सरकारी आय की कमी। प्रभावपूर्ण संरक्षण कर लगाने पर सरकार की आय कम हो जाती है क्योंकि आयात लगभग बंद हो जाते हैं। मानी जब भारी मात्रा में हम टैक्स लगाएंगे तो विदेशी जो व्यापारी है वो वस्तु को बेचने के लिए अथोत्साहित होंगे, अर्थात आयात की मात्रा कम हो जाएगी। यदि आयात की मात्रा कम हो जाएगी तो देश की इनकम कम हो जाएगी। नेक्स्ट है देश के साधनों का दुरुपयोग। संरक्षण की नीति के कारण देश के साधनों को संरक्षण नहीं मिलने वाले उद्योगों से हटाकर संरक्षण प्राप्त उद्योगों में आने लगते हैं। इससे देश के जो संसाधन हैं उनका दुरुपयोग होता है। तो उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि सिद्धांत स्वतंत्र व्यापार आदर्श है, परंतु क्रियात्मक दृष्टिकोण से कभी कभी संरक्षण अधिक आवश्यक होता है, विशेषकर ऐसे देश में जिनका आर्थिक विकास करना शेष है। अल्प विकसित तथा विकासशील देशों को उस समय तक संरक्षण की नीति को अपनाना होगा जब तक कि ये औद्योगिक दृष्टि से उतने उन्नत नहीं हो जाए। यद्यपि उद्योगों को संरक्षण प्रदान करते समय निम्न बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, जिनमें है कि संरक्षण केवल उन्हीं उद्योगों को प्रदान किया जाना चाहिए जो संरक्षण के अभाव में पनप नहीं सकते। संरक्षण केवल उन्हीं उद्योगों को प्रदान किया जाना चाहिए जो देश के लिए अनिवार्य और लाभदायक हो, जो प्राकृतिक सुविधाएं प्राप्त हो। संरक्षण अस्थायी होना चाहिए और उद्योग के समुचित विकास के बाद में उसको हटा देना चाहिए। अर्थात संरक्षण देते हुए सरकार को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि संरक्षण स्थायी रूप से नहीं दिया जाना चाहिए और संरक्षण एक उद्योग को डेवलप करने के लिए उसको पनपने तक ही उसको दिया जाना चाहिए। संरक्षण जो अनिवार्य और लाभदायक क्षेत्र है उन्हीं क्षेत्र में सरकार को संरक्षण देना चाहिए। जो राष्ट्र हित में है, जो सुरक्षा की दृष्टि से है, उन्हीं उद्योगों को हमको संरक्षण देना चाहिए।